ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि में आपका स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं वो शो जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर न छूटने की हम गारंटी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर इस वक्त देश भर की नजर है। कौन कौन सी खबरें हैं ये? पहली खबर अब से थोड़ी देर पहले, बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आई, जहां मस्टोंग इलाके में बलूच विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है। दिन की दूसरी बड़ी खबर आधे हिंदुस्तान में जारी बाढ़ बारिश के कहर से जुड़ी और इसका असर खासकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। दिन की तीसरी बड़ी खबर सबको सतर्क करने वाली है, क्योंकि खुलासा यह हुआ है कि मॉडल एक्टर शेफाली जरीवाला की मौत बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवा लेने से हुई है। और आज की चौथी बड़ी खबर आपकी जेब पर असर डालने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में आपकी पुरानी कार हो गई बेकार। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलेटिन में बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के मस्टुंग इलाके में बलूच लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने बैंक और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद उनकी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 बलूच विद्रोहियों की मौत की भी खबर है। इससे पहले 31 जुलाई को भी इसी तरीके से बलूच लड़ाकों ने मस्टुंग पर हमला कर पुलिस थाने और अन्य सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया था। 48 घंटे तक तब शहर पर कब्जा रखा था और आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे के आसपास ये बलूच विद्रोही एक बार फिर मस्टुंग में सरकारी इमारत और बैंक पर इन्होंने हमला बोल दिया। तहसील में ब्लास्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बलूच विद्रोहियों ने किस तरीके से यहां मस्टुंग इलाके में तबाही मचाई है, उसी की गवाही देती ये तस्वीरें। जो आगजनी यहां पर की गई है बैंक में, सरकारी इमारतों में, उसी आग से उठता ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12 बज रहे थे और इसी दौरान बलूच विद्रोहियों की तरफ से यहां सरकारी इमारत को, बैंक को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान से यह बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान का ये मस्टुंग इलाका और यहीं पर बलूच लड़ाकों ने हमला बोला। एक बैंक बताया जा रहा है और सरकारी इमारत बताई जा रही है, जिसे आग के हवाले किया गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चली। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 बलूच विद्रोहियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी 48 घंटे तक बलूच विद्रोहियों ने इस जगह पर अपना कब्जा जमाए रखा है। पाकिस्तान की जो सेना है, जो पुलिस है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस दौरान 48 घंटे तक, जब यहां बलूच विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमाया था, कुछ भी कर पाने की। और अब आज एक बार फिर बलूच विद्रोही पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना को चुनौती देते हुए यहां मस्टुंग इलाके में एक बैंक और सरकारी इमारत, जिसे बलूच विद्रोहियों ने निशाने पर लिया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी भी हो रही है, मुठभेड़ भी हुई है, उसकी खबर भी सामने आई है, जिसमें 2 बलूच विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। तो मस्टुंग इलाके को निशाना बनाया गया है बलूच विद्रोहियों की तरफ से। मस्टुंग इलाका पहले भी बलूच विद्रोहियों के निशाने पर रहा है। एक बार फिर बलूच विद्रोहियों ने यहीं मस्टुंग में एक बैंक और सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया, वहां पर आगजनी की। बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी की भी खबर सामने आई है। तो अब एक तरफ पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों से जूझ रहा है, दूसरी ओर कर्ज में डूबा पाकिस्तान पीओके में संपत्तियां बेच रहा है। कंगाल पाकिस्तान की नजर पीओके पर जा टिकी है और इसीलिए वहां के हुक्मरान पीओके की संपत्ति बेच रहे हैं। पाकिस्तान का खेल पीओके ऑन सेल। कंगाल पाकिस्तान बेच रहा है हवेली बाजार, लाहौर का पुंछ हाउस, लुंडा बाजार और दयाल सिंह मेंशन, रावलपिंडी का राजा बाजार, झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बनी ये सारी प्रॉपर्टी पीओके की, जिसे पाकिस्तान सरकार ने
बेच डाला है। एबीपी न्यूज के पास है पीओके की बेची गई संपत्तियों की पूरी लिस्ट। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कर्ज में गले तक डूबी पाकिस्तान की सरकार अब गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संपत्तियों को बेचने में जुट गई है। ये संपत्तियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बेची गई हैं। एबीपी न्यूज को लाहौर के लैंड एडमिनिस्ट्रेटर से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक जिन संपत्तियों को 1961 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने बेच दिया है, उनमें लाहौर की हवेली दयाल सिंह, कश्मीर हाउस, लुंडा बाजार और पुंछ हाउस शामिल है। इसके अलावा रावलपिंडी का राजा बाजार, पुंछ हाउस और सराय खुर्द, सियालकोट की सराय महाराज इमारत, झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और कहूटा का सराय महाराज शामिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले में 2 गांव तक को भी बेच दिया है। ये दोनों गांव भी कभी जम्मू कश्मीर की रियासत की मिल्कियत थी, लेकिन पैसों के लालच में पाकिस्तानी सरकार ने इन दोनों गांव तक को भी बेच दिया है। खबर तो ये भी है कि इस तरह की पीओके की संपत्तियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी बेचा गया है, यानी कि बेची गई संपत्तियों की लिस्ट और लंबी हो सकती है। दरअसल बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। उन्नीस 1947-48 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का 35,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चला गया था। जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके कहलाता है। 1961 में पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीओके की संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया ताकि इनकी देखरेख ठीक से की जा सके, और ऐसे में पीओके की सरकार को इन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन देखरेख की आड़ में पाकिस्तान की सरकार ने पीओके यानी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की संपत्तियों को ही बेचना शुरू कर दिया। अकेले पंजाब प्रांत में पाकिस्तान सरकार ने 58.5 एकड़ शहरी जमीन और 452 एकड़ गांव की जमीन बेच दी है। इनमें से कई इमारतें पुरातत्व महत्व और हेरिटेज बिल्डिंग है। इस संपत्ति की कुल कीमत का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। साफ है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके नहीं संभल रहा है, लेकिन गिद्ध की तरह पाकिस्तान के जनरल और फील्ड मार्शल भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर पर नजर गड़ाए रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके की संपत्ति बेचकर पाकिस्तान सरकार अपना कर्ज चुका रही है। इसी पैसे को पाकिस्तान आतंकियों के ऊपर लुटाता है। सरकार का खर्च चलाने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज जो उसकी जीडीपी का 40% है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके की संपत्तियों की बिक्री करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरकार ने पहले पीओके को आतंक का अड्डा बनाया और अब उसे बेचकर अपना पेट पालना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बेहद खराब हो गए हैं देश में। हिमाचल की मंडी में बादल फटने का सिलसिला जारी है, जिससे मंडी के कई इलाकों में तबाही ही तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आई हूं। मंडी जिले के करसोग में बादल फटा, इसके बाद तबाही का मंजर यहां देखने के लिए मिला। कई लोगों के घर जो हैं वो फ्लैश फ्लड में बह गए और कई गौशालाएं भी ध्वस्त हो गई। जान का भी खासा नुकसान हुआ है। मंडी जिले की अगर बात की जाए तो करसोग में ही 2 से 3 जगह बादल फटने की खबर है। लोअर करसोग के पंचायत पंजराट में घर और गाड़ियां सब बह गई हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल के सभी नदी नाले इन दिनों उफान पर हैं। जो जूणी खड्ड है वहां जूणी खड्ड ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उधर ब्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद बहुत बुरे हालात। यहां की सराज इलाके में बना बाखली का पुल नदी की वेग को नहीं झेल पाया। पानी के तेज बहाव में पुल क्षतिग्रस्त हो गया। टूटे हुए पुल की ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तो जो बाखली का पुल है वो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही सराज में एक कुकलाहा पुल भी है। दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये कुकलाहा पुल है और ये पुल भी बह गया। लगातार बारिश से नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। पानी के तेज बहाव को ये पुल सह नहीं पाए। बाखली का पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है और वहीं कुकलाहा वाला जो पुल है वो तो पूरी तरीके से पानी में बह गया।
अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। मंडी में बारिश आफत बनकर टूट रही है। ये बिजनी और बिजनी में यहाँ टनल का काम चल रहा है। यहाँ बन रही टनल का ऊपरी हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसके बाद देखिए जरा अफरा तफरी सुनाई पड़ रही है इन तस्वीरों में। कैसे वो ऊपरी हिस्सा टूटता हुआ ऊपरी हिस्सा और उसके बाद नीचे आता मलबा सब नजर आ रहा है। ये देखिए आप कैसे ये ऊपरी हिस्सा टूट रहा है, भरभरा कर गिर रहा है सब कुछ नीचे। यहीं पर टनल का काम, जहां मजदूर लगे हुए थे अपनी मशीनों के साथ, और अचानक से वहां पर चीखो पुकार मच जाती है। अफरा तफरी का माहौल, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और यह हिमाचल के मंडी में लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। नदी नाले इन दिनों उफान पर हैं। इसी कड़ी में लोअर करसोग ग्राम पंचायत में रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे एक युवक को बाहर निकाला। इस शख्स को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और साथ ही उसके मवेशी यहाँ फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया। देख रहे हैं आप ये युवक किस तरीके से इसको रस्सियों की मदद से बचाया गया और जो मवेशी इसके साथ था उसको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए वो जो जानवर था उसको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ब्यास नदी उफान पर है, कई जगह पुल ढह गए हैं। मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं इस मॉनसून में। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के हर हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है। आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही पहाड़ी इलाकों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बाढ़ बारिश की चपेट में है। आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही का आलम है। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, पहाड़ों से पत्थर लगातार मौत बनकर दरक रहे हैं। मानसून की शुरुआत से ही नदियां उफान पर हैं। गंगा, अलकनंदा, ब्यास और सरस्वती नदी के पानी का रंग मटमैला हो चुका है। पहाड़ों से बहने वाली मिट्टी और बाकी मलबा इस बात का सबूत है कि ऊंचाई वाले इलाके में हालात कैसे होंगे। हिमाचल के मंडी में लगातार भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उफनती नदियां मानो पुल को छू लेने के लिए आमादा हों। एक तरफ जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से लगातार बारिश भी हो रही है। आसमानी आफत की दस्तक केवल इंसानों ही नहीं बल्कि देवताओं तक भी है। भारी बारिश के बाद मंडी में बना देवालय भी जलमग्न हो गया। मैं इस वक्त ब्यास नदी के किनारे खड़ी हूँ, जहाँ पर ब्यास ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं ब्यास नदी के। ब्यास ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। रात से ही ब्यास काफ़ी रौद्र रूप में थी। ब्यास ने अपना तांडव मचाया हुआ है। और सुकेती की अगर मैं बात करती हूँ तो सुकेती भी इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। हालांकि अभी जो पानी है उसमें थोड़ा सा कम हुआ है, उसमें कटौती हुई है, उसके बहाव में जल स्तर इसका लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर मैं यहाँ पंचवक्त्र मंदिर के पास यहाँ पर खड़ी हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही पंचवक्त्र मंदिर है जहाँ सुबह और थोड़ी देर पहले ब्यास ने इतना तांडव मचाया हुआ था कि एक बार फिर पंचवक्त्र इसके आगोश में आने के लिए तैयार था। और अब जल स्तर में थोड़ी कमी हुई है। लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। ये ब्यास नदी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्यास ने अपना कहर बरपाया हुआ है। नदी किनारे मलबे का ढेर है। पहाड़ से टूटे पेड़ और कच्चे मकान तबाही के निशान छोड़ रहे हैं। मंडी में अचानक आई तबाही का असर सबसे अधिक स्थानीय लोगों पर पड़ा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
नदी किनारे बने मकान और दुकान पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कई फीट ऊंची इमारतें भी पानी की जंजीरों में कैद हैं। अब जरा बादल फटने के बाद आई इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने के बाद अचानक सड़क धंस गई, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गईं। गनीमत रही कि इस दौरान गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन सड़क धंसने के बाद की ये तस्वीर हालात बताने के लिए काफी है। मंडी में लगातार पहाड़ भी टूट रहे हैं। पहाड़ों से अलग होकर पत्थरों के टुकड़े सड़क और रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। केवल व्यास नदी ही नहीं, बल्कि झील और नालों में पानी का बहाव तेज है। आसपास खड़े पेड़ टूटकर मलबे का रूप ले चुके हैं। देर रात अचानक आई इस तबाही ने आधी मंडी की तस्वीर बदल कर रख दी है। गाड़ियां मलबे में दबी हैं, खेतों को नदी बहा ले गई और हर तरफ केवल मलबा ही मलबा है। अब जरा मंडी के धर्मपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। देर रात फ्लैश फ्लड ने यहां जमकर तबाही मचाई है। सियाठी गांव में रात को हुई बारिश से 1 दर्जन घर, गौशालाएं, दर्जन भर पशुधन पानी में बह गए। इतना ही नहीं, एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लगातार पहाड़ों से दरक रहे पत्थरों से यहां हालात बेकाबू हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों तक मदद पहुंचाने में परेशानी हो रही है। कुल्लू और मंडी के बीच लैंडस्लाइड के बाद 70 से 80 गाड़ियां टनल में मौजूद हैं और मार्ग बाधित होने से 250 से 300 लोगों को रोका गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 250 से 300 लोगों को एक ही टनल में रोकना पड़ा था। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर जहां लैंडस्लाइड हुआ, वहां प्रशासनिक अमले ने बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर सड़क खोली। इसके बाद टनल से पर्यटकों को निकाला गया। यहां टनल के भीतर पर्यटकों की 70 से 80 गाड़ियां मौजूद थीं। देखिए कैसे टनल जब खुली, उसके बाद एक एक करके ये गाड़ियां टनल से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। 70 से 80 गाड़ियां, जिसमें करीब 250 लोगों के फंसे होने की बात सामने आई थी। इस वक्त उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में हम लोग मौजूद हैं और ये जो जगह है, ये वही जगह है जहां 3 दिन पहले बादल फटा। सिलाई बैंड से इस जगह को नाम दिया गया है। और यहाँ पर जब बादल फटा तो उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि जो पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़क है वो तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी कि जो एकमात्र कनेक्टिविटी उधर हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मुश्किलों में घिरे हुए हैं। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एनएचएआई के अधिकारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि मंत्री की मौजूदगी में मंत्री के समर्थकों ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की है। एनएचएआई के अधिकारियों की शिकायत के बाद मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल शिमला के भट्टाकुफर में भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसका दोषी एनएचएआई को माना जा रहा है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध भी वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है उन्हीं की मौजूदगी में एनएचएआई के अधिकारियों की पिटाई कर दी गई। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर होने के बाद नेता प्रतिपक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के जयराम ठाकुर। उन्होंने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पद से हटाने की मांग की है। तो ये वो इमारत है जो भरभरा कर गिरी थी और इसी के लिए एनएचएआई को दोषी करार दिया गया था। और इसी के बाद मंत्री की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर एनएचएआई के अधिकारियों से बदसलूकी की, बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की। इसी की शिकायत एनएचएआई के इन अधिकारियों की तरफ से करवाई गई है पुलिस में, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से मांग की जा रही है कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पद से हटाया जाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कारनामों का यह दौर लगातार इस प्रकार से घटित हो रहा है, जहां इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कभी हिमाचल प्रदेश ने न पहले सुनी न कभी देखी थी। कभी मंत्री त्यागपत्र देने की बात कहते हैं और कभी त्यागपत्र वापस लेने की बात कहते हैं।
कभी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी हाई कोर्ट में जा करके अपने जूनियर अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, जूनियर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीनियर अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री करने की स्थिति में नहीं हो पाए। लेकिन आज जो घटना हुई वो तो बहुत ही हैरान करने वाली है। NHI के एक अधिकारी मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देती है। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, ना FIR दर्ज की गई है। मंत्री के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। मुझे इसकी पूरी जानकारी जो है वो अभी नहीं है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। तो जो भी इसमें कार्यवाही करनी है या जैसे भी इस पे आगे बढ़ना है वो कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया, NHAI के अधिकारियों पर हमला निंदनीय है। मैंने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात की गई है। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आग्रह है। केंद्रीय मंत्री की भी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और ऐसे में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से NHAI के अधिकारियों पर हमला हुआ है ये निंदनीय है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते नदियां इन दिनों उफान पर हैं। कुदरत का कहर जबरदस्त तरीके से यहां देखने के लिए मिल रहा है। लखीमपुर खीरी इलाका बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है, जिससे नदी के पानी ने कटान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक घर देखिए कैसे कटान की चपेट में आया। देखते ही देखते पूरा घर नदी में समा गया। शारदा नदी कटान कर रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद एक होटल में तेज रफ्तार कार जा घुसी। इस दौरान होटल के बाहर 4 लोग खड़े हुए थे जिन्हें इस कार ने रौंद डाला। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद कार चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया। हादसे की CCTV की ये तस्वीरें सामने आई हैं और दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये सड़क किनारे होटल बना हुआ है, लेकिन जो कार ड्राइवर था अब वो पता नहीं किस तरीके से गाड़ी चला रहा था, क्या नशे में धुत था कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कब सड़क से हटकर सीढ़ियां चढ़ते हुए गाड़ी देखिए कहां तक पहुंची है, होटल में घुस गई है। शिफाली जरीवाला की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों ने यह दावा किया है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से मौत की आशंका जताई गई है। सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट संभव है। पुलिस को शेफाली जरीवाला के घर से कई दवाएं बरामद हुई हैं। 27 जून शेफाली ने एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। बिना डॉक्टरी सलाह के भी वो दवाएं ले रही थी। तो सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद ही अपनी मर्जी से दवाएं लेना बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। आज से आम लोगों की जिंदगी में 6 बड़े बदलाव हो गए हैं। पहला, रेल सफर महंगा हो गया है। रेल का सफर आज से महंगा हो गया है। नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लेना जरूरी था। दूसरा बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। आधार वेरीफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान एक OTP मिलेगा, जिसके बाद बुकिंग होगी। विंडो खोलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, मतलब दलालों की एंट्री बंद। तीसरा, पैन कार्ड से जुड़ा नियम है। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। चौथा बदलाव, UPI ट्रांजैक्शन का। NPCI ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत UPI पेमेंट करते वक्त यूजर को
बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग का नाम दिखेगा। इससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर जैसी चीजों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पांचवा बदलाव, कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी का सस्ता हुआ है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। दिल्ली में अब इसकी कीमत घटकर 1665 रुपए प्रति सिलेंडर पर आ गई है। मुंबई में 58 रुपए घटे हैं और मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1616 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। छठा बदलाव, दिल्ली में नो फ्यूल पॉलिसी लागू हुई है। अब 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में ईंधन नहीं भरवा सकते। तो राजधानी दिल्ली में आज से ये नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। 23 अप्रैल को भारत सरकार के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जारी किए आदेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंप पर लगे ANPR कैमरे से तेल भरवाने आने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी। अगर कैमरे में कोई भी ऐसा वाहन चिन्हित होता है जो 10 साल से ज्यादा पुराना है और डीजल वाहन है, या 15 साल से ज्यादा पुराना है और पेट्रोल वाहन है, तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा ऐसे वाहनों को। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में आज से जो पुराने वाहन हैं उन्हें किसी भी तरह का डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जितने भी पुराने वाहन हैं। अब आप ये देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त हम लोग एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर गाड़ी पेट्रोल पंप के पास प्रवेश करेगा तो सबसे पहले ये यहाँ पर कैमरा दिखाई दे जाएगा। ANPR कैमरा है ये, और उसके साथ ये स्पीकर है। अब जैसे ही गाड़ियाँ सामने की तरफ से पेट्रोल पंप की तरफ एंटर करेंगी, वैसे ही ये नंबर प्लेट को स्कैन कर लेगा और उसके बाद अगर गाड़ी पुरानी होगी, यानी मसलन 10 साल से ज़्यादा या फिर 15 साल से ज़्यादा, तो फिर ये जो पूरा स्पीकर है, ये स्पीकर बोलने लगेगा और उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा पेट्रोल और डीजल का ये जो पूरा यहाँ पर पंप है, तो किसी भी ऐसे वाहन को जो कि पुराने वाहन हैं उन्हें नहीं दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंस्ड टू द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, यानी 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, 10 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं, उन्हें ना ही पेट्रोल दिया जाएगा और ना ही उन्हें डीजल दिया जाएगा। तो आज से 1 जुलाई से ही लगातार ये नियम लागू है और लगातार सख्ती से पेट्रोल पंपों के ऊपर इसका लगातार पालन हो रहा है। कैसे देखते हैं ये जो मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं कि मतलब पुरानी गाड़ियों को मतलब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ? तो ये देखो, आज के टाइम को देखते हुए जिस हिसाब से पॉल्यूशन का वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ अगर भलाई के लिए फैसला लेना है, उसमें कुछ ना कुछ देखो कड़ाई तो करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। तो ठीक है, गवर्नमेंट के उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर हाँ ये है कि बिल्कुल ही एकदम ही वो ना कर दें। थोड़ी बहुत रिलीफ मिलनी चाहिए आम आदमी को, क्योंकि अगर इन केस मेरा ही होता तो मुझे ही बड़ा दुख था कि मेरी गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए। तो वो वाली चीज़ उसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पर हाँ एक बीच का निकालना चाहिए रास्ता इस चीज़ के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां डीजल की, पेट्रोल की, अब उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। अब तक कुल 16 गाड़ियां आज जब्त की गई। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी मुहिम कि लोग खुली हवा में और स्वच्छ हवा में सांस लें, और इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी इस पूरी मुहिम में साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि अब 1 जुलाई से जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियां हैं उन्हें अब ईंधन नहीं मिलेगा। और इस पूरे कवायद में दिल्ली पुलिस की जो टीम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है, वो एक साथ खड़ी हुई तमाम पेट्रोल पंप पर नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है ट्रैफिक के मद्देनजर, हमारे साथ इस समय खुद अजय चौधरी साहब हैं, स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर। सर, पूरी मुहिम पर नज़र आप बनाए हुए हैं, किस प्रकार की तैयारी है दिल्ली में लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए? देखिए, दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उस पर ये निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई की सुबह से किसी भी गाड़ी को जो कि 10 साल की डीजल की हो और 15 साल की पेट्रोल की हो, अगर उसने अपना ये आयु पूरी कर ली है, उसको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर तमाम दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर डिप्लॉयमेंट किया है और
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी पेट्रोल पंप पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगाए हैं, जो इस तरह की गाड़ी के आने पर फ़ौरन घोषणा कर देते हैं कि ये गाड़ी एंड ऑफ लाइफ है और इसको फ्यूल न दिया जाए। तो हमारी जितनी भी टीम्स हैं हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अभी तक की सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 16 गाड़ियाँ पेट्रोल पंप से पाई हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स थे, उनको सीज़ किया गया है और शाम तक देखते हैं कि इसमें कैसा रेस्पॉन्स रहता है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी मिल गई है, तो इसलिए ऑन एन एवरेज जितनी गाड़ियाँ पहले निकलती थीं उतनी गाड़ियाँ अभी सड़क पर नहीं आ रही हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियां आप लोग जब्त कर रहे हैं, क्या उनके मालिकों को कोई मौका मिल रहा है आखिरी बार, ताकि वो किस प्रकार की तैयारी कर पाएँ? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी गाड़ियां रखे हुए हैं घर में और शायद निकल नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरा मौका है, उसका एक प्रोसीजर बनाया गया है। पहले तो ये है कि अगर आपकी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है तो उसको आप सड़क पर बिल्कुल मत चलाइए। अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर उस गाड़ी को दूसरी स्टेट्स में भेज सकते हैं, दूर के राज्यों में उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप उस गाड़ी को स्क्रैप करा रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्क्रैप वैल्यू भी वापस मिल रही है। और उसको अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद भी बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए ये फैसला लिया गया कि इस तरह की गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर कोई फ्यूल न दिया जाए, जिससे कि लोग अपनी इन गाड़ियों को फेज आउट जल्दी से जल्दी करें। सर, कब तक फिलहाल ये ड्राइव आपका चलने वाला है आने वाले दिनों में फिलहाल, जिससे लोग सचेत हों? ये ड्राइव ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कि आखिरी गाड़ी दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ चलेगी। और चूँकि ये गाड़ियाँ प्रोसेस है, कुछ गाड़ियाँ आज एंड ऑफ लाइफ नहीं है, 6 महीने बाद उनकी म्याद पूरी हो जाएगी, तो ये ड्राइव लगातार चलती रहेगी। अभी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हम लोग सभी लोग मिलकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई करें और इन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोकें। 90 डिग्री वाले फ्लाईओवर के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर से अब चर्चा में आया है और इस बार वजह मध्य प्रदेश का PHE डिपार्टमेंट है, जहां विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की मंत्री हैं संपत्तिया उइके, उन पर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मंत्री पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को बाकायदा शिकायत वाली चिट्ठी लिखी और इस शिकायत में कहा गया केंद्र से जल जीवन मिशन के लिए जारी किए गए 30,000 करोड़ के फंड में से 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत मंत्री उइके ने ली है। तो शिकायत सामने आने के बाद विभाग ने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच विभाग की तरफ से मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश वायरल होने के बाद आनन फानन में मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने इसका खंडन जारी कर दिया और मंत्री पर लगे सभी आरोपों को निराधार बता दिया। ऐसा पहली बार होगा कि किसी विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हों। और इस पूरे मामले पर मंत्री संपत्तिया उइके की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार, गलत बताया और साथ ही प्रताड़ित करने के आरोप भी लगा दिए। जांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि PMO से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जाँच होती है। वहीं इस मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसे गंभीर भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। नरेंद्र मोदी जी का यह नया भारत है, न खाऊंगा न खाने दूंगे के नारे के साथ आए थे। अगर अपने वाला कोई है तो 21 तारीख को जांच हुई और 25 तारीख को समाप्त। पैसा 11,000 करोड़ रुपया का गबन, 4 दिन में जांच पूरी। ये नया भारत है। मैं आग्रह करता हूँ आपसे, आप यहाँ पर भौतिक सत्यापन कराएं। अगर इस योजना में जिसमें मंत्री पे करप्शन के आरोप लगे हैं 60% का करप्शन है, 60% का,
भौतिक सत्यापन कराएंगे तो पता चलेगा कि 90% जगह पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो नल नहीं है। एक भी काम एक भी पंचायत में इस योजना के अंतर्गत या शहरी क्षेत्र में पूर्ण नहीं हुआ है। तो कृपया मंत्री जी जब तक इस्तीफा दें, ये व्यवहारिक एक मौलिक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है और सरकार पूरी नल जल योजना की मध्य प्रदेश की सीबीआई जांच कराए। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर सोमवार को शिकायत सुनवाई के दौरान बीएमसी पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब जन सुनवाई चल रही थी। आरोप है बीएमसी पार्षद जीवन राउत अपने साथियों के साथ आए और अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें बाकायदा ऑफिस से बाहर घसीट लिया और देखिए कैसे उनकी पिटाई की। अधिकारी ने केस दर्ज करा दिया है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें बीएमसी पार्षद जीवन राउत भी हैं, रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान। अधिकारी पर हमले के विरोध में भुवनेश्वर नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोमवार की ये घटना है जब अतिरिक्त आयुक्त को उनके दफ्तर से घसीटा गया और देखिए किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पार्षद और उनके 2 समर्थक जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन मामला सियासी तौर पर अब गर्मा रहा है, जहां प्रदेश में विपक्ष बीजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्षद की इस हरकत को दरअसल सत्ता का नशा करार दे रहे हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम वो उन लोग कह पाएंगे कितना अरेस्ट किए हैं, कितना होंगे, कितना नहीं होंगे। थोड़ा प्राइमरी स्टेज में हम लोग है, थोड़ा टाइम दीजिए हमको 2-4 अभी ठीक है। हम लोग उन लोग को मेडिकल चेकअप किया गया, जहाँ भी उन लोग का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जितना जल्दी हो सके हम लोग अरेस्ट करेंगे। तो भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पर हमले के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अब कार्रवाई की है। मारपीट के आरोप में 5 लोगों पर एक्शन लिया गया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है इन 5 बीजेपी के नेताओं को। ये बड़ा एक्शन है जो ओडिशा में बीजेपी ने राज्य स्तर पर लिया है। अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट करते हुए ये जो बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, इन्हीं 5 लोगों पर एक्शन लिया गया है और बीजेपी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी इन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की दबंगई का मामला सामने आया। कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इस वीडियो में मनसे के कार्यकर्ता दुकानदार को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ते दिखाई दिए। इससे पहले मराठी बोलने को लेकर कार्यकर्ताओं और दुकानदार के बीच काफी देर तक बहस होती रही। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। दुकानदार का जवाब सुनते ही कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मातृभूमि देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।